नमस्कार, प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अभिषेक शांडिल और आप देख रहे हैं चैनल 24x7। 8 नवंबर के बाद से केंद्र सरकार नए नए नियम और नए नए फैसले लेकर आ रही है ताकि नोटबंदी के बाद से पैदा हुई स्थिति को संभाला जा सके। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए केंद्र सरकार नए आयकर नियम लेकर आई है, जिसके तहत आप अपनी काली कमाई को 50% टैक्स देकर सफेद बना सकते हैं। वन टाइम पॉलिसी कोई बनाइए। फैसला ये अच्छा है गवर्नमेंट का। वित्त मंत्री अरुण जेटली द्वारा लोकसभा में कल रखा गया आयकर संशोधन विधेयक आज पास हो गया। भारी हंगामे के बीच लोकसभा में सरकार ने इसे पास कराने में सफलता हासिल कर ली, क्योंकि लोकसभा में सरकार बहुमत में है। संसद से लेकर सड़क तक नोटबंदी को लेकर चल रहे संग्राम के बीच सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाते हुए आयकर संशोधन बिल लोकसभा में पास करा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने कहा, हमारा जो काले धन के खिलाफ संघर्ष है और जो इनकम टैक्स के लिए संशोधन ला रहे हैं, वो काला धन को सफ़ेद करने वाले काम नहीं है, लेकिन गरीब से लूटा हुआ जो पैसा है वो गरीब को वापस देने वाला, गरीब कल्याण के लिए खर्च करने वाला एक पहल है। जिस पर कांग्रेस ने कहा कि सरकार काले धन को सफेद करने का नया नियम लेकर आई है। निश्चित रूप से अगर काले धन को सफ़ेद करना चाहते हैं या काला बाजारी को रोकना चाहते हैं तो आप वन टाइम पॉलिसी कोई बनाइए, एक टाइम की पॉलिसी बनाइए। पहले आपने 30% काटा, अब आप 50% करें, कल अब फिर आप करेंगे पकड़ा जाएगा तो 85% हम काट लेंगे। तो सरकार को एक नीति बनानी चाहिए और अपनी नीति में अडिग रहना चाहिए। हालांकि कई व्यापारियों ने सरकार के इस फैसले का स्वागत करते हुए खुशी जाहिर की है। ये जहाँ तक सरकार की बात है तो मेरे को लगता है कि फैसला ठीक है, क्योंकि वैसे भी आपको पता है कि बैकग्राउंड में कुछ लोग गलत रास्ता न अपना के डायरेक्ट अगर गवर्नमेंट से कॉन्टैक्ट करके अपना ब्लैक मनी को वाइट करवाएंगे तो इससे गवर्नमेंट को फ़ायदा होगा, वरना यह सब कुछ बैकडोर से चलता। तो फैसला ये अच्छा है गवर्नमेंट का। नए आयकर संशोधन बिल के मुताबिक जो व्यक्ति खुद जानकारी देगा वो 50% टैक्स देकर बाकी 50% संपत्ति को सफेद करा सकता है। अगर आयकर विभाग इसका पता लगाता है तो टैक्स पेनाल्टी 85% तक लग सकती है। लोकसभा में पास आयकर कानून में संशोधन संबंधित बिल के मुताबिक घोषणा करने वालों को काले धन का 25% 4 साल के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण जमा योजना में रखना होगा, जिस पर कोई ब्याज नहीं मिलेगा। अघोषित रकम पर 25% ही निजी इस्तेमाल के लिए उपलब्ध होगा। ये प्रावधान अघोषित निवेश, कैश और दूसरे एसेट पर लागू होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, HNN 24x7। किसकी नीयत ठीक है, किसकी नियति ठीक है? जिसकी नीयत ठीक है, क्या उसकी नियति ठीक है? अगर दोनों ठीक है तो फिर इतने बदलाव क्यों हो रहे हैं? बीजेपी ने 8 नवंबर को जब यह फैसला लिया कि काले धन को रोकने के लिए 500,000 के नोट बंद कर दिए जाएंगे, तो क्या फैसले में इतना दम नहीं था कि उस फैसले को हर दिन नए नए तरीके से पेश किया गया? इसी मुद्दे पे आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ तमाम गेस्ट हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। आप सबका स्वागत कराते हैं, फिर एक एक करके जानते हैं कि क्या इस पूरे मसले पे सरकार 50-50 रही, 50% सफेद तो 50% काला, यानी कि 50% आपकी ब्लैक मनी और 50% व्हाइट मनी। सबसे पहले संजय भट्ट साहब, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस से, सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। उमेश अग्रवाल जी, महानगर अध्यक्ष, सर बीजेपी से, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आलोक राय सपा से हैं, सर आपका भी स्वागत। नीरज कोहली वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं और ये भी समझाएंगे कि किस तरीके से सरकार लगातार बदलाव करती आ रही है। पीसी थपलियाल साहब आर्थिकी मामलों के जानकार हमारे साथ जुड़े रहेंगे पूरे 1 घंटे। RS राघव वरिष्ठ अधिवक्ता, सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले उमेश अग्रवाल साहब, नियति या नीयत, दोनों में फर्क है क्या? देखिए, कुल मिलाकर जहाँ तक नियत और नियति का सवाल है, इसमें सबसे बड़ा प्रश्न आज उठता है तो वो कांग्रेस पर उठता है। 70 सालों से जिस प्रकार ये देश एक बहुत बड़े बोझ को झेल रहा था, काले धन के एक बहुत बड़े बोझ को झेल रहा था, भ्रष्टाचार के एक बहुत बड़े बोझ को झेल रहा था, आज उससे मुक्ति का समय आया है। और मुझे लगता है कि जब किसी बहुत बड़े पाप से मुक्ति होती है तो कहीं ना कहीं बहुत लोगों को कष्ट होता है। आज अगर हमारे कांग्रेस के नुमाइंदों को, CPI के नुमाइंदों को और ममता बनर्जी की
के लोगों को और मुलायम सिंह के लोगों को अगर कष्ट हो रहा है तो वो इस बात का द्योतक है कि वास्तव में एक बड़े बदलाव की ओर हमारा देश जा रहा है और उस बदलाव को बहुत से लोग हजम नहीं कर पा रहे हैं। आज मोदी जी की नीयत और नियति में कहीं कोई गलती नहीं है और मैं समझता हूं कि आज सभी व्यापारियों ने, सभी लोगों ने आज इस जो नया नियम आज लागू हुआ है, आज लोकसभा से जो बिल पारित हुआ है, ठीक है अग्रवाल साहब, आरबीआई के हेल्दी गवर्नर बिल की है। भी नीयत थी या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीयत थी सिर्फ? अग्रवाल साहब, ये नीयत सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की थी या आरबीआई के गवर्नर की भी थी? देखिए, आरबीआई के गवर्नर हों या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों, ये दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं और दोनों का एक तारतम्य के साथ आगे व्यवस्था चलती है। साहब जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, जब वो वीडियो जारी किया गया था, एक सिक्का दिखा था, उसी सिक्के का दूसरा पहलू आरबीआई गवर्नर नहीं दिखे थे? देखिए, हर वक्त आरबीआई गवर्नर का दिखना कोई आवश्यक नहीं है, क्योंकि आरबीआई गवर्नर एक अलग तरीके की संवैधानिक व्यवस्था है, प्रधानमंत्री एक अलग तरीके की संवैधानिक व्यवस्था है और दोनों के बीच तारतम्य होते हुए इस देश को आगे कैसे बढ़ाना है, दोनों एक सिस्टम के साथ कैसे आगे बढ़ें, यह आवश्यक है। और मुझे लगता है कि आज किसी प्रकार का भी दो राय या दो रास्ते इन दोनों के बीच में नहीं है। सरकार और आरबीआई का दोनों का एक मुतल्लिक एक सिस्टम है और उस सिस्टम के अंतर्गत आज पूरा देश आगे बढ़ रहा है। उमेश अग्रवाल साहब, जान लेते हैं कि क्या रहना जरूरी था कि नहीं था? हमारे साथ पीसी तपरियाल साहब आर्थिक मामलों के जानकार हैं। सर, क्या जरूरी नहीं था आरबीआई की राय लेना? क्या जरूरी नहीं था उस वीडियो में आरबीआई को आने की जरूरत थी? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही करना था? देखिए, अब तक ऑटोनोमस बॉडी के रूप में हमारी आरबीआई काम करती रही है जी, और पहली बार हमने देखा कि किस तरह से जो पहले आरबीआई के गवर्नर थे, किस तरह से उनकी विदाई हुई और किस तरह से उर्जित पटेल जी को यहाँ लाया गया और उर्जित पटेल जी के कहाँ कनेक्शन थे, कहाँ इन के जो पूंजीपति हैं, जो उद्योगपति हैं, कैसे उनसे कनेक्टेड हैं, वो जग जाहिर है। लेकिन जो ये निर्णय जो लिया गया, ये निर्णय वैसे तो देश चाहता था कि हमारा काला धन जो विदेशों में जमा है वो आए और उसके तहत इस देश की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ हो जी, लेकिन ठीक है, प्रधानमंत्री जी ने पहला निर्णय अपने देश के भीतर जो एक धन है जिसको ये काला धन कहकर कह रहे हैं, लेकिन वो इस आर्थिकी का एक हिस्सा के रूप में काम कर रही थी। निश्चित तौर से आज हमारी सरकारें बेरोजगारों को रोजगार या बेरोजगारी भत्ता नहीं देते। आज जो हमारे वृद्ध हो जाते हैं उनको हम पेंशन भी नहीं देते। जैसे कि हम इस व्यवस्था को, जो प्लास्टिक मनी व्यवस्था को जो विदेशों की यहाँ लाना चाहते हैं, वो यहाँ कामयाब होगी या नहीं होगी, इसको करने से पहले हमें अपने देश को समझना चाहिए था कि हमारा देश किस तरह से संचालित हो रहा है। हम ये नहीं कह सकते कि 70 वर्षों की ये देन है कि जो काला धन आज डिपॉजिट हुआ। अरे 2.5 साल तुम्हारे भी तो थे और तुम्हारी जो ये जो अधिकारी थे, क्या ये फेल हो गए थे उन काला धन के जिन्होंने संचित किया था उनकी गर्दन पकड़ने के लिए? बिल्कुल। 27 तारीख को नरेंद्र मोदी, 27 मई सन 2014 को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ के ठीक दूसरे दिन जब पहली कैबिनेट की बैठक ली थी तो एसआईटी का गठन किया था जांच कराने के लिए कि ब्लैक मनी पे क्या किया जा सकता है। हमारे साथ संजय भट्ट, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस से भी मौजूद है। सर, आप लोग लोकसभा में उतने संख्या में नहीं थे, अदरवाइज क्या आप लोग ये कहते कि नरेंद्र मोदी सरकार 50% ब्लैक मनी और 50% व्हाइट मनी करने का ऑफर दे रही है? देखिए सैंडी लीजिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि मध्यकालीन भारत में एक गुलाम वंश के शासक हुए कुतुबुद्दीन ऐबक जी, उन्होंने दिल्ली से राजधानी हटा के आगरा ले गए। आगरा ले जाते आधी जनसंख्या मर गई, खप गई, तो उन्होंने वापस वहाँ से लौटे और दोबारा दिल्ली आ गए, दोबारा दिल्ली अपनी राजधानी बनाई। वही हाल नरेंद्र मोदी जी का है, जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं। उन्होंने पहले एक 30 सितंबर तक के लिए योजना लाई कि आप अपना काला धन जमा करें, काला धन को वाइट करें, और एक आप योजना ले आए कि आपका 55% आपको मिल जाएगा, 45% सरकार अपने पास रखेगी। फिर उसके बाद अब 8 तारीख को एक दिन अचानक नरेंद्र मोदी जी प्रकट होते हैं और कहते हैं कि भैया आज से नोट नहीं चलेंगे, ये जो नोट हैं 1000 के 500 के, ये अमान्य घोषित होते हैं। उसके बाद 20 दिन आज हो गए, 20 दिन में 21 ये नए प्रस्ताव ले आए। रोज एक दो योजनाएं चेंज करके लाते हैं। अब कल अरुण जेटली जी ने नया प्रस्ताव ले आए कि भैया आपका काला धन जो है उसमें हम फ्लॉप हो गए इकट्ठा करने में, इसलिए अब आप
पहले हमने 30 सितंबर तक आपको दिया था कि आप 45% हमें दे दें, आप अब 49.99% हमें दे दें बिल्कुल। और 50.1% आप रख लें और किसी तरह से आप काला धन जमा कर दें। इसका मतलब साफ साफ है कि नोटबंदी का जो फैसला था नरेंद्र मोदी जी उसमें बिल्कुल विफल हुए हैं और जिस प्रकार से इन्होंने अरबों खरबों रुपया नोट छापने में लगा दिया और बेचारे जो बैंक के कर्मचारी हैं वो रात को 10-10 12-12 बजे तक बैठे रहे और नोट बदलने के लिए रहे। पूरे देश का ईमानदार आदमी, गरीब आदमी, मजदूर एक कतार में खड़ा कर दिया गया बैंकों के सामने। उनको क्या हुआ? काले धन वालों के खिलाफ आपने जापान से हुंकार भरी नरेंद्र मोदी जी कि मैं काले धन वालों को छोड़ूंगा नहीं, आज़ादी तक के खाते खोल दूंगा, मुझे जितने कर्मचारी रखने पड़ेंगे उतने कर्मचारी रखूंगा। क्या हुआ नरेंद्र मोदी जी आपकी बातों का? क्या आप सिर्फ ढिंडोरा ही पीटेंगे या कुछ काम भी करेंगे? बिल्कुल। सपा से जान लेते हैं, आलोक राय साहब हमारे साथ सपा से हैं। सर, क्या आप भी कांग्रेस के हाँ में हाँ मिलाएंगे? आपकी अलग राय है इस पे? नहीं, देखिए, ये बात कांग्रेस की, ये बात बीजेपी की, ये बात सपा की नहीं है। मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि जब नरेंद्र मोदी जी को एक तरफा हिंदुस्तान की जनता ने उनकी बातों को सुन के और उनके, मैं कहूँगा कि एक तरह से मार्केटिंग के नारों को सुन के जब उनको वोट दिया था, तो हिंदुस्तान की जनता को ये भरोसा था नरेंद्र मोदी के ऊपर कि ये एक ऐसा हिंदुस्तान में अवतार हुआ है। बीजेपी ने मोदी जी को नेता नहीं, एक अवतार के रूप में प्रस्तुत किया था और ये दिखाया कि मोदी जी आ जाएंगे तो स्वर्णिम युग आ जाएगा, स्वर्ण की चिड़िया बन जाएंगे, विश्व गुरु बन जाएंगे और पता नहीं क्या क्या जी। और हिंदुस्तान की जनता भावनाओं में आके जी उन्होंने एक तरफा फुल बजट इनको दी। जी। इनका नारा था कि हम 100 दिन के अंदर आपको जो विदेशों में हमारा काला धन वो ला के देंगे जी। 15 लाख रुपए आप खाते में आएंगे जी। 15 लाख छोड़िए, 15 पैसा नहीं आया। जो गरीबों का पैसा था, जो इन्होंने जनधन योजना के माध्यम से, और बड़ी तारीफ की, अपनी पीठ खुद ठोकी इन्होंने कि हमने इतने लाख इतने करोड़ खाते खुलवा दिए। उन खातों में वो गरीब आदमी, वो किसान जो अपनी पूंजी, अपना गेहूं चावल गल्ला बेच के रखता था 1000 2000 5000, उसको जमा कर दिया। उसके बाद उनमें से मैक्सिमम खातों को उन्होंने खुद सीज कर दिया, ये कह के कि ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा है। अब ये कहते हैं कि उन जनधन खातों का इस्तेमाल हो रहा है ब्लैक मनी के लिए। फिर ये कहते हैं कि अब उन खातों को हम 2 साल 3 साल के लिए सीज करेंगे। तो मैं कह रहा हूँ, पहली बात तो ये कोई प्रूफ है नहीं कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, मैं मान लेता हूं कि हो रहा है। सपा को प्रूफ चाहिए, मान लीजिए। नहीं, सुनिए मेरी बात सुन लीजिए जी। मैं कह रहा हूं, मान लेते हैं कि भाई हो रहा है इस्तेमाल, लेकिन उसमें 1000 2000 5000 जो उस गरीब आदमी का, उसको भी आप सीज करने वाले कौन है भाई? मेरा पैसा मेरे खाते में है, उसको मना करने वाले, रोकने वाले कौन है आप? ठीक है। दूसरी बात सर, प्लीज, दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूं कि पिछले 20-25 दिनों में आप हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं, आप कोई गली मोहल्ले के नेता नहीं है कि आप हर स्टेटमेंट जो हर घंटे बदलें। 20 दिन में आपने कम से कम 4 बार नियम बदल दिए। कभी आप बोलते हैं 2000 4 बार नहीं आलोक राय जी, 16 दिन में 32 बदले गए थे। बाकी का आपको डिटेल ज्यादा रखना पता है बहुत सर, मुश्किल है। थैंक यू बताने के लिए। मैं ये कह रहा हूँ कि उसके बाद कभी आप बोलते 2000 निकालो, कभी आप बोलते 4000 निकालो, कभी 6000, कभी आप बोलते निकलेगा नहीं, कभी आप बोलते ठीक है ऐसा करो भैया कि एक कहावत है ना कि ठीक है, आपके पास आएंगे, हमारे साथ बैठे। आधा तुम खा लो, आधा मैं खा लूं, आधा तुम रखो, आधा मैं। ये कहना चाह रहा हूँ, मेरी बात थोड़ा सा 1 मिनट चाहूंगा। सर आपके पास दोबारा आएंगे, सर आपके पास दोबारा आएंगे। हमारे साथ पत्रकार भी बैठे, वरिष्ठ पत्रकार नीरज कोहली साहब बैठे हैं। सर, क्या लगता है इन सब के बीच में क्या जनता कहीं फंस गई? सरकार के पास ताकत है, उनके पास संख्या है, लोकतंत्र में संख्या के बल पे सरकार चलाई जाती है। लोकसभा में बहुमत होने के कारण नरेंद्र मोदी सरकार ने ये डिसाइड कर लिया कि अगर आपके पास ब्लैक मनी है और आप उसे व्हाइट मनी में बदलना चाहते हैं तो इसकी जानकारी आप सरकार को दे दीजिए। 50% आपका टैक्स हो जाएगा, 50% बाद आपको 4 साल बाद प्रधानमंत्री जी वापिस कर देंगे। अभिषेक, देखें, इसमें 2 बातें हैं जी। ये सीधा सीधा जो सरकार ने पहले नोटबंदी के खिलाफ एक बड़ा कदम उठाया और उसके बाद ये दूसरा कदम सरकार जो ये एक्ट लेके आई है, अमेंडमेंट बिल जो लेके आई है, मनी बिल जो लेके आई है। नोटबंदी का स्वागत पूरे देश में सब लोगों ने करा कि सरकार ने अच्छा कदम उठाया काले धन के लिए। लेकिन उसके लिए जो कारगर उपाय किए जाने थे, जो जनता को जिससे दिक्कतें ना होती, परेशानी ना होती, जो उपाय किए गए वो काफी नाकाफी साबित हुए। और रोज दिन सरकार जो है दावे करती रही। पहले शुरू में सरकार ये कहती रही कि 4 दिन में पोजीशन ठीक हो जाएगी, इस तरह की सहूलत दे देंगे, उस तरह की सुविधा दे देंगे, करेंसी अपार आ जाएगी। लेकिन आज 20 दिन बीत गए, 20 दिन के बाद भी जो है पोजीशन उतनी नॉर्मल नहीं हुई, लोग अभी भी कठिनाई में है। तो सरकार को जो है व्यवस्थाएं बढ़िया करनी चाहिए थी, उपाय अच्छे करने चाहिए थे, क्योंकि 130 करोड़ की जनता में देश में सब लोग काला धन वाले नहीं है, लेकिन इस निर्णय से सभी लोग प्रभावित हो रहे हैं।
तो सरकार आज भी ऐसी स्थिति नहीं है कि सरकार ने बहुत पुख्ता व्यवस्था कर दी हो और लोगों को परेशानी ना हो। तो इसमें मजदूर से लेके उद्योगपति तक, छोटा व्यापारी, बड़ा व्यापारी, सब तरह के लोग जो है प्रभावित हो रहे हैं। और सरकार जो बेसिक अच्छे उपाय कर सकती है, पहले तो नोटबंदी के लिए अच्छे उपाय सरकार करे, ताकि आम जन जो है, जिसका कोई काले धन से कोई लेना देना नहीं है, उसको कोई दिक्कत ना हो, कोई कठिनाई ना हो, क्योंकि वो भी आज की डेट में सफर कर रहा है। बिल्कुल है ना। और दूसरी बात यह है अभिषेक की जो अमेंडमेंट बिल लेके आई, उसका मैंने मोटा मोटा जो थोड़ा सा देखा है और आर्थिक विशेषज्ञों की जो मैंने बात सुनी है, उस बिल में जो सरकार ने जो 2 प्रोविजन करे हैं वो मुझे बहुत अच्छे लगे और प्रभावित करे। जो गरीबों के लिए व्यवस्था की गई है कि 50% आप अगर अपनी आय का घोषित करते हो तो 50% जो है आपको मिलेगा, और 50% में से 25% जो है गरीबों की योजनाओं के लिए लगाया जाएगा, और 25% जो है आपको कैश मनी मिल जाएगा। दूसरा ये है कि अगर आप घोषित नहीं करते आए और पकड़े जाते हैं तो उसमें सीधा जो है 75% जो है सरकार टैक्स लेगी और 10% आप पे जुर्माना लगेगा। 85% चला जाएगा, 15% आपके पास आएगा। उसमें यह है कि सरकार का, मेरा मानना यह है कि सरकार जो आज की डेट में नोटबंदी के बाद भी जिन लोगों के पास काला धन रह जाता है और जो लोगों ने विदेशों में अपना पैसा छुपा के रखा हुआ है, सरकार की मंशा यही है कि ये जो सरकार को रिस्पॉन्स मिला है, जो ब्लैक मनी बाहर आया है, कि और जो पैसा बचा हुआ है लोगों को, इसके बाद एक सरकार मौका देना चाहती है कि वो पैसा भी वापस आए तेजी से, और उसमें से कुछ जो अंशदान गरीबों के लिए लग रहा है वो एक अच्छी बात है कि सरकार ने देखा। और इसमें है कि 65,000 खाते जो है जनधन योजना के तहत जो सरकार ने खुलवाए थे गरीब लोगों के लिए। सर फिर आपके पास आएंगे वापिस, हमारे साथ और लोग भी बैठे, उनसे भी जान लेते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि वरिष्ठ अधिवक्ता बैठे हैं। सर आपने इस तरीके के कानून में देखे होंगे, RS राघव सर हमारे साथ बैठे हैं। आपके पास ऐसे लोग आते होंगे जिनके पास अवैध संपत्ति होगी, जिनके पास काला धन होता होगा, आपने उनको सुना होगा इन दिनों के बीच में 8 नवंबर से लेकर अब तक की कहानी में। क्या कहना था उनका सर? असल में भ्रष्टाचारी जो हैं, जिनके पास अवैध पैसा है, अगर उनसे आपकी मुलाकात हुई तो उनका क्या कहना था? अभिषेक जी, जो आज परेशान हैं वो सारे वही लोग परेशान हैं, चाहे वो पॉलिटिकल लीडर्स हों, चाहे वो बहुत बड़े बिल्डर्स हों या IAS ऑफिसर्स हों, ब्यूरोक्रेट्स हों, जिनके पास इस तरह का भ्रष्टाचार का पैसा था। और अगर आप देखें कि बार बार उत्तर प्रदेश के तो एक बहुत बड़े नेता हमेशा ये कह रहे हैं कि साहब ये जो स्ट्राइक हुई है या जो ये नोटबंदी हुई है, ये सिर्फ उत्तर प्रदेश के इलेक्शन को देखकर हुई है जी। इसका मतलब वो स्वयं मान रहे हैं इस बात को कि साहब इलेक्शन में 2 नंबर का पैसा या भ्रष्टाचार का पैसा लगना था जी। और जहाँ तक बात काले धन की है, काला धन हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है, जो कि करीब 25% करीब जो इन्होंने आकलन किया है वो है। और जो अमेंडमेंट वाली जो बात आई है, जो 50% वाली, उसमें मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो इनकम टैक्स के जो एक्ट है उसके हिसाब से आप अगर अपनी कोई धनराशि डिक्लेयर करते हैं तो 33% आप दे के और उससे छूट सकते हैं। तो अगर ये अमेंडमेंट ना किया जाता तो जो लोग अपनी धनराशि डिक्लेयर करना चाहते थे वो 33% धनराशि दे के डिक्लेयर कर सकते थे। इसलिए ये अमेंडमेंट बिल, आज मनी बिल आया है, जिसमें 50% जो है वो टैक्स लेंगे, 25% वो गरीबों के लिए एक अकाउंट रखा है जो कि 4 साल बाद आपको बिना ब्याज मिलेगा और 25% आपको आज मिल जाएगा। ठीक है सर। तो ये जो बिल है, ये कुछ कानूनी जो व्यवस्थाएं थी उनकी वजह से इनको लाना पड़ा है। ये कोई स्टैंड चेंज का नहीं है जहाँ तक बात है। जहाँ तक बाहर से लाने वाली बात है, अभी मैं तो अखबार में पढ़ रहा था कि स्विट्ज़रलैंड गवर्नमेंट से हमारा, स्विस गवर्नमेंट से हमारा एक करार हुआ है और उनसे जो इन्फॉर्मेशन हैं वो आनी शुरू हो जाएंगी और 2019 तक कुछ ऐसी व्यवस्था बन जाएगी कि अगर कोई भी वहाँ अगर $1 भी जमा करेगा तो उसकी ऑटोमेटिकल इन्फॉर्मेशन जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को आ जाएगी। बिल्कुल सर। लेकिन जानने वाली बात अभिषेक जी ये है कि आज जो लोग इतना हल्ला कर रहे हैं कि साहब नोटबंदी हुई और काला धन इस तरीके से कर रहे हैं, उन लोगों की पिछले 10 साल सरकार रही, उससे पहले भी सरकार रही, उन लोगों ने इसमें क्या प्रयास किया? अगर उन्होंने कोई प्रयास किया तो वो बताएं। आज आप किसी एक आदमी के प्रयास को गलत या सही नाप तोल सकते हैं। कांग्रेस से जवाब ले लेते हैं सर। लेकिन इस पर कोई प्रयास उन्होंने क्या हो तो वो तो मैं बताएं। 1 मिनट इंटरप्ट करना चाहूंगा जी। मेरा सिर्फ इतना निवेदन है कि मैं कटघरे में खड़ा हूं जी। मैं मोदी जी के प्रतिनिधि के तौर पर, बीजेपी के प्रतिनिधि के तौर पर आपके इस कटघरे में हूं। आप सिर्फ 15% या 10% समय मुझे दे रहे हैं, तो मेरा विषय पब्लिक तक कैसे जाएगा? सर मैं आपके आप पास एक दोबारा तरफ आऊंगा सापा सर। को सर बुला आपके रहे हैं, पास इनको आऊंगा बुला एक रहे एक हैं। बार। नहीं, देखिए आपको ये चीज समझनी पड़ेगी। अग्रवाल अगर साहब, मेरा विषय नहीं जाएगा तो अग्रवाल पब्लिक साहब मेरी आपको बात ही कैसे बोलने का जाएगी? मौका देंगे।
करेंगे? आप ही नहीं, ये कटघरे में ठीक खड़े नहीं हैं है जनता आपका। के मैं कटघरे में, हमारा कोई satisfied कटघरा नहीं हूँ नहीं है। आपकी बात से। अग्रवाल साहब बात को समझिए, एक एक प्रवक्ता बोल रहे थे, दोबारा आपके पास आएंगे। चलिए आप ही जवाब दे दीजिए। नोटबंदी पे जितने मेहमान आए हैं सब लोग बोलने के लिए आए हैं, आपको कोई सुनने नहीं आया है। ठीक है अग्रवाल समय साहब, सबको चाहिए, समय अग्रवाल सबको बढ़ा दीजिए साहब, आप। अग्रवाल साहब, वेतन मिलने में 2 दिन बाकी है। नोटबंदी से ये पहले कोई बात नहीं भाजपा, होती कि हम बीच में के मुद्दे कहाँ रखें। ठीक है, भाई, अरे समाजवादी पार्टी आलोक कहाँ राय रखें जी, मुद्दा अपना? आलोक राय जी आपके जर्नलिस्ट पास अपना आ रहे मुद्दा हैं। कहाँ रखेंगे, और जो हमारे मेहमान है अपना मुद्दा कहाँ से रखेंगे? आलोक राय जी तो आपके समय पास सबको आ रहे बढ़ा हैं। दीजिए। अग्रवाल साहब, वेतन मिलने में बचे 2 दिन से बाकी है, आपकी सरकार बिल लेके आ रही है। नोटबंदी से पहले भाजपा में देश में खरीदारी का आरोप लगा। प्रधानमंत्री ने 10 दिन, 12 दिन, 16 दिन में 32 बदलाव कर दिए। मोदी के सर्वे पे शत्रु भड़के, बोले कि मूर्खों की दुनिया में जीना बंद करे आपकी सरकार के लोग। बाबा रामदेव कहते हैं कि विपक्ष एटीएम के सामने लाइन लगवा रहा है। आपकी सरकार के लोग, आपके बड़े चेहरे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बचाव करते थे, आखिर वो कहां हैं? क्यों नहीं ऐसा कोई ठोस बयान आता जिससे प्रधानमंत्री के साथ आप भी कटघरे से बाहर निकल पाए? देखिए, मैं तो इतना कहना चाहता हूं कि कौन नेता क्या कहता है, हर नेता के अपने अपने स्वार्थ हैं। कुल मिलाकर आज 125 करोड़ की जनता मोदी जी के साथ खड़ी है। और मैं अपने कांग्रेस के प्रवक्ता से सिर्फ एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि प्रवक्ता महोदय, आपने कहा है आज नरेंद्र मोदी जी नोटबंदी पर फेल हो गए हैं, वो पूरी, अरे तो आप कल तक आक्रोश रैली निकाल रहे थे, तो आपको तो कल मंजीरे और ढोलक लेकर झूमते हुए आज पटाखेबाजी होनी चाहिए आपकी तरफ से, धूम धड़ाका होना चाहिए। मोदी जी तो फेल हो गए, इससे बढ़िया क्या होगा आपके लिए? आपको तो खुश होना चाहिए कि मोदी जी ने जो काले धन के ऊपर जिस तरह अंकुश लगाया, आप तड़फड़ा गए, घबरा गए, क्योंकि आप 70 सालों तक इस देश को जिस जंजाल में आपने फंसा रखा था, उस जंजाल में आप एक तिनका भी आगे नहीं बढ़े। अगर मोदी जी ने दिलेरी की, मोदी जी ने ताकत दिखाई, मोदी जी ने वजूद दिखाया, आज जनता सिपाही की तरह आज मोदी जी के साथ खड़ी है। जिस तरह फ्रंट पर एक सिपाही खड़ा होता है, आज देश की जनता मोदी जी के साथ खड़ी है। आज यही दुख तो है आपको, यही दुख तो है आपकी ममता बनर्जी को, यही दुख तो है आपके अखिलेश यादव को। इसीलिए आप तड़फड़ा रहे हैं कि आज मोदी जी की जो टीआरपी पूरे विश्व के अंदर बनी है इस नोटबंदी के बाद, आप उससे इतना घबरा गए हैं, क्योंकि आज आप कांग्रेस मुक्त भारत की ओर हम बढ़ रहे हैं। आज आपने जिस तरह इस व्यवस्था को एक कुचक्र में फंसा रखा था, एक नारकीय व्यवस्था में फंसा रखा था, आज मोदी जी ने उससे बाहर निकलने का प्रयास किया है। और जिस तरह आज जो बिल पास हुआ है, उस बिल के अंदर आप ये देखिए 25% मनी, वो ब्लैक मनी प्रधानमंत्री गरीब उन्मूलन योजना को दी है। आपके पेट में दर्द हो रहा है, आपके इसलिए पेट में दर्द हो रहा है कि आपको कष्ट है इस बात का कि गरीब के घर दिया जलेगा, गरीब के घर अन्न आएगा, गरीब के पेट में अन्न जाएगा। आपको कष्ट है इस बात का। पहले गरीब को तड़पाएंगे अग्रवाल साहब, पहले आज गरीब वो को भूखा, तड़पाएंगे, फिर आज गरीब उसको के घर अन्न में देने दिया का काम जलाएंगे। मोदी जी ने किया है। अग्रवाल ये साहब, कष्ट है आपको। अग्रवाल साहब, पहले गरीब को तड़पाएंगे, फिर गरीब के घर दिया जलाएंगे, कोई फिर नहीं उसका तड़प पेट रहा भरेंगे, है, फिर कोई उसे नहीं तड़प रहा है। बताएंगे मोदी जी नोट क्यों साफ बंद कहा किया। है, खाली मुझे भाजपा नहीं 50 तड़प दिन का रही है। समय चाहिए, 50 खाली दिन का भाजपा समय नहीं तड़प इस रही है। देश की बाकी सब दबी किसानों को कुचली देखिए, व्यवस्था गरीबों को देखिए, निकालने के मजदूरों को लिए देखिए। 50 सर आप दिन का 50 समय दिन नहीं मांगा सर तो 100 कोई दिन बुरा लीजिए, नहीं किसने माना। मना किया जो है? लाइन में खड़े उनको देखिए। अग्रवाल साहब 50 दिन नहीं 100 दिन लीजिए। आप चुनावी प्रचार में कहते थे हमें 60 महीने चाहिए, आपको जनता ने दे दिया, आपको जनता कर रहे हैं 50 दिन भी दे काम, देगी, लगातार बड़े लेकिन बड़े इसमें गरीब का बड़े गुनाह बड़े क्या है? अभिषेक जी, इनको 100 बड़े दिन बड़े चाहिए था डिसीजन काले हो धन रहे के हैं। लिए। वो डिसीजन जो 70 इन्होंने सालों में 100 नहीं दिन हुए, मांगा था काले मोदी धन जी ने के वो लिए। डिसीजन लिए हैं। और जिस 100 दिन की तरीके जगह से 2.5 साल हो गए। जिस तरीके से हमने सर्जिकल का डिसीजन लिया है वो कोई नहीं ले पाया। हमारे जब कांग्रेस की सरकारें थी, हमारे सैनिक मरते थे वहां पर, और ये लोग हिम्मत भी नहीं कर पाते थे, उनको कभी उनकी सुरक्षा तक नहीं कर पाए। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी की ठीक है, आपके पास आएंगे अग्रवाल साहब। अग्रवाल साहब आपके पास दोबारा आएंगे, बाकी लोगों को भी बोलने का मौका दीजिए। अग्रवाल साहब आपने बोल लिया, आपने बोला। मैंने मुझे नहीं बोलना, मैं तो जो मुझे आप समय देंगे मैं वो बोलूंगा। सर आप बहुमत में है सर, सर आप बहुमत में है सर, आप बहुमत में बोलेंगे सर, आप भी यहाँ बहुमत पे ही बोलेंगे, क्योंकि कटघरा आपने तैयार किया है, मैंने नहीं किया है। आप बहुमत में सरकार चला रहे हैं, बहुमत में ही बोलेंगे। संजय भट्ट साहब प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस, बीजेपी बार बार आप पे आरोप लगा रही है, कांग्रेस इसलिए परेशान है क्योंकि उसके पास भ्रष्टाचार का पैसा है। देंगे मान्यवर, आप समय तो देंगे मुझे अपने आरोपों के सफाई देने का, वो समय भी नहीं देंगे आप मुझे। संजय भट्ट साहब आप बोलिए, बीजेपी का आरोप है कि सिर्फ आपके पेट में दर्द है।
बड़े भाई उमेश अग्रवाल जी, हमारे महानगर अध्यक्ष भाजपा, अगर चुप होंगे, अगर समय दूसरों को भी देंगे तो मैं ज़रूर बोलूँगा। मैं ये कहना चाहता हूँ, एक तो राघव साहब ने जो हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता बैठे हैं, उन्होंने ये कहा कि मोदी जी ने 30 सितंबर तक जो योजना लाई थी उसमें 45% जाता था, 30% टैक्स देना पड़ता था, प्लस सरचार्ज लगा के 45% कटता था और बाकी 55% मिलता था। और अब उन्होंने जो आज लोकसभा में पेश किया बिल जेटली जी ने, वित्त मंत्री जी ने, उसमें 50% के लगभग कटेगा और 50% से थोड़ा सा अधिक वापस मिलेगा। लेकिन हमारे अधिवक्ता साहब ये भूल गए शायद कि 8 नवंबर को जब मोदी जी आए थे तो उन्होंने कहा था कि 30% तो आप पे वो लगेगा टैक्स और 200% जुर्माना लगेगा। वो बात शायद अधिवक्ता जी भूल गए। मैं याद दिलाना चाहूँगा कि वो 200% का क्या हुआ, क्या आप बैक टू पवेलियन नहीं हुए मोदी जी? और जहाँ तक हमारे बड़े भाई उमेश अग्रवाल जी कहना चाह रहे हैं कि कांग्रेस को ढोल मंजीरे बजाने चाहिए, ढोल दमाऊ बजाने चाहिए कि मोदी जी तो बैक टू पवेलियन आ गए और वो हार गए और अब फ्लॉप हुए। अरे मेरे देश का प्रधानमंत्री हार गया, मैं कैसे ढोल मंजीरा बजा लूँ? मेरे देश का प्रधानमंत्री, मैं भी इस देश का निवासी हूँ, मैं भी इस देश का नागरिक हूँ, मैंने भी वोट दिया है, वोट किसी को भी दिया है। जब मेरा एक कोई विधायक जीत जाता है तो मेरे क्षेत्र का विधायक होता है, मेरा प्रधानमंत्री है, मैं ढोल मंजीरे नहीं बजा सकता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मोदी जी अब आप बच्चे नहीं रहे, ये बचपने वाली हरकतें छोड़ दीजिए, आप कुछ कार्य कीजिए और काम करके दिखाइए। आप ये नहीं कि जनता को बैंकों के सामने लाइन लगा के खड़े कर दे। एक बेचारा गरीब आदमी 500 रुपए की दिहाड़ी मजदूरी करता है, दिहाड़ी मजदूरी करके लाता है, ठीक है। वो नोट, मुझे भी वो बात पूरी करने का अधिकार है, सांडिल लीजिए अगर आप चाहें तो। आप मना करेंगे तो रुक जाओ सर, आप दोनों का अधिकार है सर, बीजेपी और कांग्रेस को ही अधिकार है सर, बाकी लोगों को तो मूक दर्शक बना के बैठाना है सर। मेरी बात पूरी, बीजेपी और कांग्रेस के पास ही अधिकार है। बात पूरी करने देंगे? क्या मुझे पूरी बात करने देंगे? क्या मुझे बात पूरी करने दिया जाएगा? हम लोग मूक दर्शक है, इसके लिए करेंगे। क्या बात पूरी करनी दी जाएगी? सर जल्दी अपनी बात पूरी करिए, बाकी लोगों को भी बोलने का मौका मिलना चाहिए। बीजेपी और कांग्रेस से भी लोगों को अलग राय रखनी होती है। जी बिल्कुल, बिल्कुल रखनी चाहिए। सबको इस देश में अधिकार है, लोकतंत्र है, सब अपनी राय रखें। मैं ये कहना चाहता हूं कि 500 रुपए दिहाड़ी मजदूरी करके एक गरीब आदमी मजदूर लेके आता है, उसके बाद बैंक की लाइन में लग जाता है, अगले दिन वो उसको खुला करवाता है, तो उसकी दिहाड़ी जो 500 रुपए एक दिन की थी वो 500 रुपए 2 दिन की होगी। उसका समय तो मोदी जी ने खत्म कर दिया। LNT ने 14,000 कर्मचारी निकाल दिए 23 नवंबर को, वो किसकी जिम्मेदारी है? संजय भट्ट साहब, सवाल यह था कि क्या सिर्फ कांग्रेस के पेट में दर्द है? आपने उस पर जवाब नहीं दिया, बाकी सब आपने आंकड़े गिना दिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो बताएंगे काले धन से जमीन खरीद कर ठिकाने लगाने वालों की अब खैर नहीं, इस पे भी बात होगी। और बात इस पे भी होगी कि क्या नरेंद्र मोदी ने अपने पिछले कार्यकाल को भुलाने के लिए सिर्फ 8 नवंबर को एक ऐसा शिगुफा छोड़ा कि देश में बहस 8 नवंबर से लेकर 29 नवंबर तक ही सिमट के रह गई। एक छोटा सा ब्रेक, चल दौड़ते हैं। आप वन टाइम पॉलिसी कोई बनाइए। फैसला ये अच्छा है गवर्नमेंट का।